नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेपनोवा चैनल पर। तो आज हम इस चैनल पर एक नई सीरीज जो कि यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम इसको माइंड मैप के थ्रू कवर करें। तो हम भारतीय संविधान को इस चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी वीडियोस हम लगातार यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे और पूरा जो संविधान है हम माइंड मैप के थ्रू कवर करेंगे। ये यूट्यूब पर एक तरीके से बिल्कुल नई सीरीज़ है और ये पिछले 10 वर्षों के जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम हुए हैं यूपीपीसीएस के, उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है ताकि आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी कानून को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? पहले ये समझें कि वह कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कोई भी अधिनियम बिना कारण के नहीं बनता। तो सबसे पहले 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत आई थी। इसका उद्देश्य केवल व्यापार करना था, मसाले, कपड़ा, रेशम, नील, इन सब का व्यापार करना। लेकिन 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी केवल व्यापारी नहीं रही बल्कि शासक बन गई और 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। यानी अब कर वसूलने का अधिकार भी किसके पास था? कंपनी के। तो अब समस्या क्या शुरू हुई कि कंपनी व्यापार भी कर रही थी और शासन भी चला रही थी। क्या किसी प्राइवेट कंपनी को पूरा देश चलाने का अनुभव था? बिल्कुल नहीं। कंपनी के अधिकारियों ने भारी भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। निजी व्यापार, रिश्वत और जनता का शोषण बढ़ने लगा। फिर आया 1770 का बंगाल का भीषण अकाल। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन कंपनी कर वसूलती रही। उधर कंपनी आर्थिक संकट में भी फंस गई और ब्रिटिश सरकार से सहायता मांगने लगी। अब ब्रिटिश संसद को लगा कि यदि कंपनी को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो उसका साम्राज्य भी खतरे में पड़ सकता है। तो यहीं से पहली बार ब्रिटिश संसद सीधे भारत के प्रशासन में हस्तक्षेप करती है और उसका परिणाम क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये एक हमने हिस्ट्री के तौर पे इसको समझा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों आया। इसे भारत के संवैधानिक इतिहास की शुरुआत भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 1773 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। क्या बनाया गया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारन हास्टिंग्स। कौन बने? वारन हास्टिंग्स। अब प्रश्न आता है कि बंगाल को ही क्यों चुना गया? तो बंगाल को इसलिए चुना क्योंकि उस समय कंपनी की सबसे अधिक आय बंगाल से होती थी और उसका मुख्यालय भी वहीं था। इसलिए बंगाल को सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया गया। अब दूसरा बड़ा प्रावधान क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। क्या बनाई गई? 4 सदस्यों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। गवर्नर जनरल अकेले निर्णय नहीं ले सकता था, बहुमत से निर्णय होते थे। अगर बराबरी की स्थिति बनती थी तब गवर्नर जनरल का निर्णायक मत लागू होता था। समझ रहे हैं बात को? यानी कि 4 लोगों की सदस्य थी, उसमें सदस्य थे जिसमें से यदि अगर 2+2 पे मत रहे तो गवर्नर जनरल अपना मत दे करके उसको बहुमत प्रदान करता था। अब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। यहां पर स्टूडेंट मैक्सिमम क्या गलती करते हैं कि एक्ट 1773 में पारित हुआ लेकिन कोर्ट 1774 में स्थापित हुआ। तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा इम्पे। ध्यान रखना है इसको। रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1774 में। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? एलिजा इम्पे। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाया गया?
क्योंकि कंपनी के अधिकारियों पर कोई प्रभावी कानून नियंत्रण नहीं था। तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत में अंग्रेजी कानून के अनुसार न्याय व्यवस्था स्थापित हो। इसी उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। अब रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को खत्म करने के लिए नहीं था, बल्कि कंपनी को क्या करने के लिए था? नियंत्रित करने के लिए। यानी कंपनी शासन करेगी लेकिन उसकी मनमानी नहीं चलेगी, इसलिए ये रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसलिए इसको पहला पार्लियामेंट्री कंट्रोल एक्ट भी बोलते हैं। तो यहां पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिए। और आगे ये जो है इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा एडिशन भी होगा और ये चीज आपके आगे आने वाले एक्टों में काम भी आने वाली है। तो 1773 में एक तो क्या आ गया? देखिए, कोर्ट आ गया, ठीक है ना। दूसरा कंट्रोल हो गया, समझ रहे हैं। तीसरा वारेन हेस्टिंग्स क्या बने? प्रथम गवर्नर जनरल। अब उसके बाद आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों, अब यह सवाल उठता है कि क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सफल रहा? क्या उससे सारी समस्याएं समाप्त हो गईं? तो कभी इस तरीके से नहीं होता। यदि कोई किसी समस्या का उपाय होता है तो कहीं ना कहीं उसमें खामियां अवश्य होती हैं। लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? एक अच्छा प्रयास था, लेकिन उसमें कई खामियां थी। सबसे बड़ी समस्या थी कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच लगातार क्या होते थे? मतभेद होते थे। कई बार निर्णय लेने में महीनों लग जाते थे। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल के अधिकार स्पष्ट नहीं थे। दोनों के बीच टकराव होने लगा। कई मामलों में यह स्पष्ट नहीं था कि अंतिम अधिकार किसके पास होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी राजनीतिक निर्णय स्वयं ले रही थी। तो सोचिए, यदि कोई निजी कंपनी किसी देश में युद्ध छेड़ दे, किसी राज्य से संधि कर ले या किसी नए क्षेत्र पर कब्जा कर ले, तो उसका असर केवल कंपनी पर नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य पर पड़ेगा। तो अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब भारत केवल व्यापार का विषय नहीं रहा बल्कि साम्राज्य की राजनीति का केंद्र बन चुका है। इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर, ध्यान रखना है कौन? विलियम पिट द यंगर, इन्होंने 1784 में एक नया अधिनियम पारित कराया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है ना। यह अधिनियम भारत के प्रशासन में एक नया मोड़ लेकर आया। तो पहला इसका महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यह इस अधिनियम की आत्मा है। सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो अब समझिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था। तो यह ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक क्या थी? परिषद थी। क्या थी? परिषद। इसका उद्देश्य था भारत से जुड़े सभी राजनीतिक मामलों पर निगरानी रखना। क्या रखना? कंपनी के राजनीतिक मामलों पर निगरानी रखना। युद्ध होगा या नहीं होगा, किसी भारतीय राज्य से संधि होगी या नहीं होगी, विदेशी नीति किस तरीके की होगी, इन सभी महत्वपूर्ण निर्णयों पर अब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। यानी कंपनी अब अपनी मर्जी से राजनीतिक फैसले नहीं ले सकती। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था, कंपनी के 2 अलग अलग कार्य निर्धारित कर दिए। कौन कौन से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे? ये कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखते थे। क्या देखते थे? व्यापारिक कार्यों को। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोस्तों राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण रखते थे। तो व्यापारिक और राजनीतिक 2 मामले हो गए, ठीक है ना। अब इसी को क्या कहा गया? डुअल कंट्रोल सिस्टम। तो दोस्तों इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि डुअल कंट्रोल सिस्टम कौन से एक्ट में आया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अब डुअल कंट्रोल का अर्थ क्या है? कि व्यापार कंपनी देखेगी लेकिन राजनीति और शासन पर अंतिम नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का रहेगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था दोस्तों? इस अधिनियम के बाद पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि भारत में कंपनी केवल ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी। ठीक है ना दोस्तों।
यानी कंपनी स्वतंत्र शासक नहीं रही, इसके ऊपर ब्रिटिश सरकार बैठ गई। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि 1773 में नियंत्रण शुरू हुआ और 1784 में वह नियंत्रण प्रभावी बन गया। तो 1773 और 1784 में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 1773 है पार्लियामेंट ने पहली बार कंपनी को नियंत्रित किया और 1784 में पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। यानी कि 1773 का मतलब है शुरुआत और 1784 है नियंत्रण। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आप ध्यान रखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का बहुत बार पूछा जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना जो हुई है वो किस में हुई है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब अगला एक्ट देखते हैं दोस्तों। ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से भारत में अंग्रेजी शिक्षा, मिशनरियों का प्रवेश और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत शुरू होता है। अब 1773 और 1784 के अधिनियम मुख्य रूप से प्रशासन को सुधारने के लिए बनाए गए थे, लेकिन 1813 का चार्टर एक्ट केवल प्रशासन तक सीमित नहीं था। इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, धर्म और समाज चारों क्षेत्रों पर पड़ा। सबसे पहले इसमें समझना होगा कि चार्टर एक्ट क्या होता है। अभी तक हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखे थे, अब आया है चार्टर एक्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार हमेशा के लिए नहीं दिया गया था। ब्रिटिश संसद हर 20 वर्ष बाद कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण करती थी। तो हर बार संसद कंपनी के काम का मूल्यांकन करती और आवश्यक सुधार करती थी। इसी प्रक्रिया में 1813 का चार्टर एक्ट आया। तो पहला महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें क्या था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कई वर्षों से भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार रखती थी। कोई भी ब्रिटिश व्यापारी सीधे भारत में व्यापार नहीं कर सकता था, लेकिन इंग्लैंड के अन्य व्यापारी इस व्यवस्था से नाराज थे। उन्होंने संसद पर दबाव बनाया कि भारत का बाजार सभी के लिए खोला जाए। इसी के परिणाम स्वरूप 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया गया। कंपनी के पास अभी भी चाय, चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा और यह यूपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह हर बार आपसे पूछा जाता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था दोस्तों? मिशनरियों को अनुमति। यानी कि 1813 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मिशनरियों को भारत में खुलकर कार्य करने की अनुमति नहीं देती थी, क्योंकि कंपनी को डर था कि यदि धार्मिक प्रचार होगा तो भारतीय जनता नाराज होगी और व्यापार प्रभावित होगा। लेकिन 1813 के बाद पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और धर्म प्रचार करने की अनुमति दी। तो इन्होंने केवल धर्म प्रचार ही नहीं किया, बल्कि अपने क्या खोले? यहाँ पर स्कूल भी खोले, अस्पताल खोले, प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए, आधुनिक शिक्षा का भी प्रसार किया। हालांकि इनके उद्देश्यों को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था दोस्तों, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान। यही वह प्रावधान है जो हर वर्ष लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1813 द्वारा पहली बार भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख प्रति वर्ष स्वीकृत किए गए। यानी कि उसी समय अंग्रेजी शिक्षा शुरू हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1813 में केवल धन का प्रावधान किया। बाद में यह विवाद शुरू हुआ कि शिक्षा किस भाषा में दी जाए। तो यहां से क्या है, एक विवाद शुरू हुआ। कौन सा? ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट डिबेट। ठीक है, बहुत ज्यादा डिबेटेबल चीज है ये। तो ओरिएंटलिस्ट जो थे उनका मानना था कि भारतीयों को संस्कृत, अरबी, फारसी जैसी पारंपरिक भाषाओं में शिक्षा देनी चाहिए, और एंग्लिसिस्ट जो थे उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। यही विवाद आगे चलकर 1835 में लॉर्ड
मैकॉले तक पहुंचा। उसमें जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, शिक्षा के लिए धन तो मिल गया लेकिन उसे खर्च कौन करेगा, तो इसी उद्देश्य से 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई। ठीक है ना। इसके बाद यहीं से संस्था शिक्षा नीति बनाने का कार्य करती थी। अब यहाँ पे पूछा जाए 1 लाख का शिक्षा का अनुदान, तो ये कहाँ पे मिलता है? चार्टर एक्ट 1813। मिशनरीज कब अलाउड करे गए? 1813 में। ट्रेड मोनोपोली एंड हुई 1813 में, लेकिन टी और चाइना का ट्रेड ये बचा रहा। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों, इतिहासकार ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम 1833 के चार्टर एक्ट को मानते हैं। अगर आपको केवल एक ही चार्टर एक्ट अच्छी तरीके से याद रखना हो तो वह क्या होगा? 1833। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने ये देखा कि 1773 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी को नियंत्रित करना शुरू किया। 1784 में सरकार ने राजनीतिक नियंत्रण अपने हाथ में कर लिया। 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार लगभग समाप्त कर दिया। अब एक मन में यह सवाल आता है कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी एक व्यापारिक संस्था थी या केवल शासक बन चुकी थी? तो अब ये 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, ये आते आते ये स्पष्ट हो चुका था कि कंपनी अब व्यापार से अधिक शासन का काम कर रही थी। इसलिए ब्रिटिश संसद ने निर्णय लिया कि अब कंपनी का व्यापार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, और इसी उद्देश्य से चार्टर एक्ट 1833 आता है। सबसे पहला प्रावधान यहां पर होता है कि कंपनी का व्यापार पूरी तरीके से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो अभी तक कंपनी का व्यापार किस किस के हाथ में था? अब कंपनी केवल चाय और चाइना के साथ व्यापार कर सकती थी, बाकी उसको 1813 में अनुमति नहीं मिली। उसके बाद 1833 में जो वो व्यापार था उसको भी क्या कर दिया? एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी कि पूरी तरीके से 1833 में कंपनी के व्यापार का अंत होता है, और टी और चाइना ट्रेड जो बचा हुआ था कंपनी के पास, उसका भी विशेष अधिकार यहां पर खत्म होता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी बनकर यहां पर काम करती है। यानी कंपनी के पास अब व्यापार नहीं रहा, सिर्फ ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन चलाने वाली एक क्या बन गई? एक संस्था बन गई। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, लेकिन भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार हो चुका था। बंगाल, मद्रास, बंबई और अन्य क्षेत्रों के प्रशासन में समन्वय की आवश्यकता थी। इसलिए पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बनाया गया। तो पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाकर पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनाए गए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। वो मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि 1833 के चार्टर एक्ट में प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था दोस्तों? पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति। तो 1833 से पहले अलग अलग प्रेसिडेंसी अपने अपने कानून बनाती थी। इससे पूरे भारत में एक जैसी कानून व्यवस्था नहीं थी। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 ने गवर्नर जनरल की काउंसिल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। और यहीं से भारत में सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव सिस्टम की क्या होती है? शुरुआत होती है। चौथा महत्वपूर्ण प्रावधान था लॉ मेंबर की नियुक्ति। तो यहां पे क्या है? विधि सदस्य लॉ मेंबर की क्या की गई? नियुक्ति। यानी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहली बार लॉ मेंबर का पद बनाया गया। तो पहले लॉ मेंबर कौन थे? पहले लॉ मेंबर कौन थे? लॉर्ड थॉमस मैकॉले। कौन थे? लॉर्ड थॉमस मैकॉले। यही वही मैकॉले हैं जिन्हें मैकॉले मिनट यानी 1835 के संदर्भ में भी पढ़ा जाता है। मैकॉले केवल शिक्षा से जुड़े नहीं थे, उन्होंने भारतीय कानूनों के संहिताकरण यानी कोडिफिकेशन की भी शुरुआत की थी।
पांचवा महत्वपूर्ण प्रावधान था फर्स्ट लॉ कमीशन का। फर्स्ट लॉ कमीशन यानी कि 1834 में, यानी पहला विधि आयोग बनाया गया। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। और इसी आयोग के प्रयासों से आगे चलकर क्या है, आईपीसी का प्रारूप बना और आईपीसी 1860 में लागू हुई और यहीं से उसकी क्या की गई, नींव रखी गई। छठा महत्वपूर्ण प्रावधान था दोस्तों समान अवसर का सिद्धांत, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 की धारा 87 में कहा गया कि किसी भी भारतीय को धर्म, जाति, रंग, जन्मस्थान के आधार पर सरकारी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून में तो समान अवसर दिया गया, लेकिन व्यवहार में अंग्रेज उच्च पद पर भारतीयों को आसानी से जगह नहीं देते थे। अब 1773 में देखते हैं पार्लियामेंट कंट्रोल हुआ, 1784 में पॉलिटिकल कंट्रोल, 1813 में ट्रेड ओपन हुई, एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था, 1833 में कंपनी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन बन गई पूरी तरीके से। तो ये चारों जो मैंने आज आपको रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट पढ़ाए, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। अभी इसमें कुछ और आगे के अधिनियम बचे हुए हैं, तो उसको हम इसी तरीके से फ्लो चार्ट की मदद से कवर करेंगे और उसके जो कोर है यानी कि चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रीवियस 10 ईयर्स के पूरी तरीके से क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं फ्लो चार्ट की मदद से, तो ये आपके दिमाग में आसानी से बैठेंगे। अगर आपको ये जो मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है समझाने का, ये आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसमें यदि आप किसी तरीके का कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमको इससे और इंस्पिरेशन मिले अच्छा काम करने की। ये सीरीज यहाँ पर हम कंटिन्यू रखेंगे और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत मदद करेगी आपको। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।